नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आमंड द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टन द्वारा दिए गए मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल कहा जाता है और आमंड पावेल द्वारा दिए गए मॉडल को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल कहा जाता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल कहा जाता है। आमंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मौलिक रूप से ईस्टन की ही व्यवस्था को स्वीकार किया है, किंतु इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संघटकों को लेकर ईस्टन से बहुत आगे बढ़ने का प्रयास किया है। वे राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे को उसके प्रकार्यात्मक पहलुओं से पृथक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। इस विश्लेषण पद्धति में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवस्था में संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को पहचाना जा सकता है। इन संरचनाओं के अंग अथवा तत्व व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। व्यवस्था की सक्रियता इनके कार्यों को अर्थ प्रदान करती है, अर्थात व्यवस्था की संरचनाओं के अंगों द्वारा किए गए कार्यों का महत्व व्यवस्था के कार्यों के परिप्रेक्ष्य में है। संरचना के एक अंग अथवा तत्व की क्रियाएं दूसरे अंग अथवा तत्व पर निर्भर करती हैं। व्यवस्था की संरचनाओं के अंग कार्य की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, यदि उन्हें क्रियाशील तंत्र के रूप में कायम रहना है तो उन्हें एक विशिष्ट प्रकार के कार्यों को अवश्य करना पड़ेगा। सतत क्रियाशीलता राजनीतिक व्यवस्थाओं की एक विशेषता है। यह व्यवस्था की प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं हैं। विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह कार्य विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संरचनाओं और कभी कभी उन संरचनाओं के द्वारा, जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाएं नहीं कहते, किया जाता है। अतः राजनीतिक व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में न केवल औपचारिक संस्थाओं की तुलना की जानी चाहिए, बल्कि उन अनौपचारिक संरचनाओं की भी तुलना करनी चाहिए जिन्हें हम राजनीतिक संरचनाओं की श्रेणी में नहीं रखते। आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं होती हैं, जिन्हें अंतःक्रिया के औचित्यपूर्ण प्रतिमान कहा जाता है। पहला, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ संरचनाएं होती हैं। उनमें से कुछ अधिक विशेषीकृत होने के कारण अधिक कार्य कर सकती हैं और कुछ कम विशेषीकृत होने के कारण इसमें कम कार्य कर सकती हैं। दूसरा, व्यवस्था और इसकी संरचनाओं में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में समान राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। तीसरा, राजनीतिक संरचनाएं कई ऐसे कार्य करती हैं जिन्हें बहुकार्य कहा जा सकता है। चौथा, पूर्ण समाज का अंग होने के कारण सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की अपनी संस्कृति होती है, जो कि हमेशा परंपरागत और आधुनिकता का मिश्रण होती है। जैसे जैसे व्यवस्था का विकास होता है और इसकी संरचनाओं में विशेषज्ञता आती जाती है, वैसे वैसे संस्कृति के परंपरावादी तत्वों अथवा पहलों की कमी होती जाती है, किंतु राजनीतिक संस्कृति से परंपरावादी तत्व कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। आमंड का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, उसमें आमंड ने ईस्टन के समान ही 3 चरण स्वीकार किए हैं। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, दूसरा रूपांतरण प्रक्रिया और तीसरा राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था के निवेश के लिए आमंड ने मांग और समर्थन को स्वीकार किया है। उनके अनुसार निवेश के रूप में आने वाले मांगों की 4 श्रेणियां हैं। पहला है वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन संबंधी मांगे। दूसरा, व्यवहार को नियंत्रित करने संबंधी मांगे। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगे और चौथा, संचार से संबंधित मांगे। इन्हें दूसरे शब्दों में राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, दूसरा हित उच्चारण, तीसरा हित समग्रीकरण और चौथा राजनीतिक संचार
कहा जाता है। मांगों की तरह आमंड ने समर्थन को भी 4 श्रेणियों में विभक्त किया है: द्रव्यात्मक समर्थन, आज्ञाकारिता के समर्थन, सहभागिता समर्थन और श्रद्धात्मक समर्थन। यहाँ पर रूपांतरण जो प्रक्रिया है उसमें हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण की बात उनके द्वारा की गई है कि हित रूपांतरण प्रक्रिया में हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण जो है उसका भी एक पार्ट होता है। यहाँ आमंड राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख देन रूपांतरण प्रक्रिया है से संबंधित है। आमंड के अभिमत में मांगों की रूपांतरण प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितने ईस्टन ने मान ली है। मांगों के रूपांतरण में आमंड ने 2 भागों में विभक्त किया है: मांगों के रूपांतरण के राजनीतिक प्रकार्य वर्ग तथा मांगों के रूपांतरण के शासकीय प्रकार्य वर्ग। प्रथम में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण योग्य बनाया जाता है, जिसमें केवल सरकार की संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं होती अपितु राजनीतिक दृष्टि से गैर सरकारी संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह तथा अन्य ऐसे ही संगठन इस स्तर पर मांगों के रूपांतरण में सरकारी संरचनाओं के साथ अंतः क्रियाशील रहते हैं। दूसरा, मांगों को सत्तात्मक या आधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुंचाने की औपचारिक संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें प्रमुखतया शासन संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें भी वे तत्व सक्रिय रहते हैं जिन्होंने मांगों को संसाधित करके सत्ताओं के ध्यान देने की स्थिति को बनाया है। आमंड में राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत के विवेचन में ईस्टन का मॉडल स्वीकार नहीं किया है। उसने निर्गत के 4 भिन्न प्रकार माने हैं: निकालने या लेने वाले निर्गत, नियामक निर्गत, वितरणी निर्गत और प्रतीकात्मक निर्गत। निर्गत में पहली श्रेणी का संबंध कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाओं और सहयोग तथा योगदान से है। दूसरे में मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना सम्मिलित है। नेक्स्ट, वितरणात्मक निर्गतों में वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों, सम्मान इत्यादि का आवंटन शामिल है। और प्रतीकात्मक निर्गत मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा से संबंधित होता है। जिस विधि तथा तंत्र द्वारा राजनीतिक व्यवस्था निवेश को रूपांतरित करता है तथा पर्यावरण की प्रतिक्रियाओं का उत्तर देता है उसे आमंड रूपांतरण प्रक्रिया कहता है। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता इस बात में निहित है कि वह किस सीमा तक निवेश को निर्गत में रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। निवेश को रूपांतरित करने की क्षमता को व्यवस्था की क्षमता कहा जाता है। राजनीतिक संस्कृति की धारणा के आधार पर आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया है: एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक व्यवस्था, यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, पूर्व औद्योगिक या आंशिक रूप से औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाएं तथा सर्वसत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्थाएं। इस प्रकार आमंड के संपूर्ण विश्लेषण से ये निष्कर्ष है कि जो राजनीतिक व्यवस्था जितनी अधिक विकसित होगी उसकी संरचनाएं भी उतनी ही अधिक विशेषीकृत होंगी। आमंड आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था उस व्यवस्था को कहता है जिसकी राजनीतिक संस्कृति विशेषीकृत होती है। इस प्रकार वह संस्कृति विशेषीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विभाजन करता है। इस तरीके से आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल दिया है। धन्यवाद।